हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। एनआरए सीईटी क्यों इंप्लीमेंट किया जा रहा है जब ऑलरेडी एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है सीजीएल के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे, सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, तो फिर क्यों किया जा रहा है। आईबीपीएस ऑलरेडी जब बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है और जो रेलवेज़ की बोर्ड होती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो रेलवेज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो फिर एनआरए सीईटी इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है। एनआरए सीईटी के ऊपर गवर्नमेंट इतना जोर क्यों दे रही है कि एनआरए सीईटी इंप्लीमेंट होना ही चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एनआरए सीईटी इंप्लीमेंट क्यों किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मेजर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है अभी के समय में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है वो है आईबीपीएस, एसएससी एंड आरआरबी। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये तीन मेजर एजेंसीज है जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो केवल आईबीपीएस ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना काम सही से कर रही है, टाइमली कर रही है एंड प्रॉपर वे में कर रही है। आईबीपीएस की आपने अभी तक नहीं सुनी होगी कि आपकी आईबीपीएस में किसी क्लरिकल पोस्ट के लिए या फिर जो पीओ पोस्ट में जो एग्जाम होती है उसका पेपर लीक हुआ या फिर कुछ एग्जाम में धांधली हुई, ऐसा आपने अभी तक नहीं सुना होगा। लेकिन एसएससी में आप देख लो, इस टाइप का होता ही रहता है। रेलवेज में भी जो आरआरबी कंडक्ट कराती है, ये रेलवेज वाले तो जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, रिजल्ट कैसे देना है, मतलब खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, उनका कोई एक प्रॉपर पैटर्न ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाए। और इसी के कारण से एनआरए सीईटी को इंप्लीमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर जहाँ तीन ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस सेम कैंडिडेट को जज करने के लिए एग्जाम्स लेती है, उसमें पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, कैंडिडेट्स का भी उसमें टाइम वेस्ट होता है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी टाइम वेस्ट होता है। जैसे सपोज आईबीपीएस की एग्जाम निकली, आप उसके लिए 500 रुपीज़ 800 रुपीज़ दोगे। रेलवे की एग्जाम वैकेंसी निकली, उसके लिए आप 800 रुपीज़ दोगे। एसएससी की वैकेंसी निकली, उसके लिए आप दोगे। तो आपका केवल पैसा वेस्ट हो रहा है और सब में सिलेबस अलग है, एग्जाम अलग अलग टाइम में होने वाला है, तो आप फिर एग्जाम जाके दोगे, उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए एनआरए सीईटी के इंप्लीमेंट करने के लिए जोर दिया जा रहा है। अभी यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, सपोज 10th पास उन्होंने मांगा हुआ है, तो उसमें 10th पास वाले अप्लाई करते हैं, साथ साथ में 12th पास वाले भी अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर देते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो उसमें जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है, जो सिलेबस रहता है, वो 10th के बेसिस पे रहता है। अब आप खुद बताओ, 10th के बेसिस पे अगर कोई एग्ज़ाम होने वाली है और उसमें आप 10th वालों को भी बैठा रहे हो, पीएचडी वालों को भी बैठा दे रहे हो और ग्रेजुएट्स को भी बैठा दे रहे हो, तो किसके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ऑब्वियसली जिसने 10th किया हुआ है उसे उतना नॉलेज नहीं रहेगी, और जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यही हो जाता है यहाँ पे। अभी जो एग्जाम्स जो हो रही है उसमें यही चल रहा है। तो एनआरए सीईटी में क्या किया जाएगा, 10th के बेसिस पे जो सिलेबस एग्जाम्स होंगी उसकी सिलेबस अलग रहेगी, 12th के बेसिस पे अलग सिलेबस रहेगी एंड ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे अलग एग्जाम होगी। तो इससे क्या होगा, अगर 10th के बेसिस पे हो तो उसमें केवल 10th वाले कैंडिडेट्स, 10th पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स वालों के लिए अलग एग्जाम होगी तो उन्हें वो एग्जाम देना होगा। 12th पास वालों के लिए अलग एग्जाम होगी तो उन्हें वो एग्जाम देना होगा। तो इससे एटलीस्ट ये होगा कि जिन्हें जॉब मिलनी चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, उन्हें जॉब मिलेगी। अभी क्या होता है कि 10th वाले पोस्ट के लिए, 10th पास वाले पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर देते हैं कैंडिडेट्स, ग्रेजुएट्स वाले अप्लाई कर देते हैं, फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, एक तो पहले वो या तो ज्वाइन नहीं करते हैं सिलेक्शन के बाद, सोचने लगते हैं कि यार 10th लेवल की जॉब है तो हो सकता है इधर ऐसा वैसा काम कराया जाएगा, उसमें मल्टीटास्किंग वगैरह वर्क कराया जाएगा, तो वो ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं, ये सच्चाई है। और कई बार आप ऐसा भी होता है कि ठीक है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, 1 साल जॉब किया, फिर वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तुरंत सिलेक्शन लेके और फिर चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, आपको जो उन्होंने ट्रेनिंग दिया, सैलरी दी, वो पूरा वेस्ट चला जाता है। तो इसलिए भी ये सब चीज़ें की जा रही है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। फिर अगर आप देखोगे तो एनआरए सीईटी में जो आपको एक सीईटी स्कोर दिया जाएगा जो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा एंड इसके बेसिस पे आप स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो, स्टेट में भी जॉब्स निकलती है, वो भी इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन करेगी। जैसे एमपी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि सीईटी की स्कोर के बेसिस पे एमपी स्टेट में जॉब्स जो निकलेगी वो सिलेक्शन लेगी। साथ ही साथ जो पीएसयूज में वैकेंसीज निकलती है, प्राइवेट कंपनीज में भी इवन जो वैकेंसीज निकलेगी, तो उसमें भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे और ये स्कोर 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि काफ़ी टाइम आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें और भी आपको मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि सपोज आपने एक बार एनआरए सीईटी एग्जाम दिया, आपका स्कोर अगर उतना अच्छा नहीं रहा तो आपको फिर से मौका मिलेगा, आप फिर से एग्जाम दे सकते हो। और 2-3 बार एग्जाम देने के बाद आपकी जो बेस्ट स्कोर रहेगी
उसे कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो लास्ट में जो स्कोर किया उसे माना जाएगा, उसे हाईएस्ट कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका तीनों में से जो बेस्ट स्कोर रहेगा उस स्कोर को हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये काफ़ी अच्छी प्लानिंग चल रही है। हालांकि ये कितना इंप्लीमेंट हो पाता है ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी बातें बोलती है लेकिन सारी चीज़ें लोअर लेवल तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ये भी एक चीज़ है। सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए सिलेबस अलग रहता है। जैसे कि IBPS के लिए आप देखोगे कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए सिलेबस अलग रहता है, SSC के लिए सिलेबस अलग रहता है, रेलवेज के लिए सिलेबस अलग रहता है। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले बड़ी तो कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि कौन से सिलेबस को फोकस करूं, SSC के लिए फोकस करूं, IBPS बैंक्स के लिए फोकस करूं या फिर रेलवेज के लिए फोकस करके सिलेबस को फॉलो करके प्रिपरेशन करूं, क्योंकि तीनों की सिलेबस अलग है। तो इससे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन NRA CET इंप्लीमेंट होने के बाद सिलेबस एक रहेगा, सिंगल सिलेबस रहेगा, उसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है एंड उससे आपका तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो सकता है। इससे बेनिफिट्स किसे होगा, तो हर साल आप देखोगे तो 2.5 से 3 करोड़ कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं, जो डिफरेंट वैकेंसीज निकलती है उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो उन सब कैंडिडेट्स को इससे फ़ायदा होगा। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वो सपोज गांव वाले एरिया में रहते हैं या फिर दूर दराज एरिया में रहते हैं, दूर दूर लोकेशंस में रहते हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम के लिए ट्रैवल करके जाना होता है। और ख़ास करके जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैवल करना। उन्हें हमेशा या तो किसी के साथ जाना पड़ता है, रिलेटिव्स के साथ जाना पड़ता है एंड 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की तो एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर होती है कि उन्हें 1 दिन पहले जाना होता है और उसके बाद ट्रैवलिंग की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अभी NRA इंप्लीमेंट होने के बाद एक चीज़ ये हो जाएगी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक एग्ज़ाम सेंटर जरूर रहेगा। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम एक एग्ज़ाम सेंटर जरूर रहेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो नियर बाई कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एंड वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो ये है कुछ रीजंस जिसके कारण NRA CET को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो आप कमेंट करके बताना कि NRA CET इंप्लीमेंट अगर गवर्नमेंट करिए तो ये सही है या फिर गलत स्टेप है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।